नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह अध्ययन अड्डा के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मॉडर्न हिस्ट्री में हम 1857 की क्रांति के विषय में पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हमने इस विद्रोह के स्वरूप के विषय में बात की। इसके साथ साथ हमने विद्रोह के प्रमुख कारणों के बारे में भी बात की। पिछली क्लास में हम विद्रोह के कारणों में से दो प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं। पहला है राजनीतिक कारण और दूसरा है आर्थिक कारण। राजनीतिक और आर्थिक कारणों के विषय में हमने पिछली क्लास में चर्चा कर ली है। इस क्लास में हम विद्रोह के कुछ अन्य प्रमुख कारण जैसे सामाजिक धार्मिक कारण, सैन्य कारण और तात्कालिक कारण, इन कारणों के विषय में हम इस क्लास में बात करने वाले हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं 1857 के विद्रोह के सामाजिक एवं धार्मिक कारणों के विषय में। आप सभी जानते हैं कि उस समय के भारतीय समाज में कुछ कुप्रथाएं, कुछ अंधविश्वास प्रचलित थे, जैसे सती प्रथा, कन्यावध, बाल विवाह। इस तरह की कुछ कुप्रथाएं भारतीय समाज में जोरों शोरों से प्रचलन में थी। सती प्रथा, जैसे किसी औरत का अगर पति मर जाता था तो उसको भी ज़बरदस्ती उसी की चिता पर बैठा दिया जाता था और उसको जिंदा जला दिया जाता था। ये सती प्रथा थी। भारतीय समाज उस समय का जो था वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि पुरुष प्रधान समाज था। महिलाओं को पुरुषों की बराबरी करने का अधिकार नहीं था, उनको पुरुषों की तरह शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार नहीं थे। समाज भी उनको पुरुष और महिला को बराबरी के दर्जे से नहीं देखता था। यही कहीं ना कहीं इस चीज़ का कारण था कि कहीं भी किसी घर में किसी लड़की का जन्म होता था तो उसको पैदा होते ही मार दिया जाता था, कन्यावध। ठीक है, कन्यावध कर दिया जाता था। इसके साथ साथ जो लड़कियां होती थी उनकी बहुत ही कम उम्र में, यानी उनके खेलने कूदने की उम्र में ही उनकी शादी कर दी जाती थी। बाल विवाह का प्रचलन था। इसके साथ साथ समाज की जो विधवाएं होती थी उनको दोबारा से शादी करने का अधिकार नहीं था। समाज भी उनको बड़ी हेय दृष्टि से देखता था। लॉर्ड विलियम बेंटिक और डलहौजी जैसे कुछ गवर्नर जनरलों ने इन सभी चीज़ों के विरुद्ध कदम उठाए, यानी सती प्रथा, कन्यावध, बाल विवाह, इनको रोकने के इनके द्वारा प्रयास किए गए और इसके संबंध में कुछ कानून भी बनाए गए। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, डलहौजी, इनके समय में भारतीय समाज में प्रचलित सती प्रथा, कन्यावध, बाल विवाह, इन पर रोक लगाने के पर्याप्त प्रयास किए गए। इसके साथ साथ अंग्रेज़ों के द्वारा विधवा विवाह का भी समर्थन किया गया। उनका मानना था कि विधवा को, कोई भी जैसे स्त्री विधवा हो जाती है उसको भी सामान्य लोगों की तरह जीवन जीने का अधिकार है, उसको भी दोबारा से शादी करने का अधिकार है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं विधवा विवाह का भी समर्थन किया। अब इन सभी चीज़ों का परिणाम भारतीय समाज पर क्या पड़ा? इन सभी का प्रभाव ये पड़ा कि इनसे जो पब्लिक थी, जनता थी, वो नाराज़ हो गई। नाराज़ क्यों हुई? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये सभी इनके मन के वहम थे, अंधविश्वास थे, कुप्रथाएं थी। जब इन चीज़ों पर रोक लगाने का प्रयास किया गया तो भारतीय लोगों को लगा कि अंग्रेज़ उनके जो रीति रिवाज हैं, उनके कस्टम्स हैं, उनके धार्मिक नियम हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भारतीय लोग थे वो अंग्रेज़ों से नाराज़ हो गए। इसके साथ साथ जैसे विधवा विवाह का समर्थन किया गया, सती प्रथा, इनको रोकने के प्रयास किए गए। इनसे कहीं ना कहीं समाज के जो दो तबके थे, जैसे अगर हिंदू कम्युनिटी की बात करें तो जो पंडित होते हैं, और मोमडन कम्युनिटी जो मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम समुदाय है, उनके जो मौलवी होते हैं, इनके प्रभाव में इससे कहीं ना कहीं कमी आई। ठीक है, जब अंग्रेज़ों ने इन गलत चीज़ों को रोकने का प्रयास किया, विधवा विवाह का समर्थन किया, तो पंडित और मौलवी लोग जो थे, ठीक है, इनके प्रभाव में कमी देखने को मिलती है। इनके अस्तित्व को यहाँ पे चुनौती इनके द्वारा दी जाती है। तो इससे कहीं ना कहीं भारतीय लोग जो थे, भारतीय जनता थी, वो नाराज़ हुई और इनके मन में इन अंग्रेज शासकों के प्रति, अंग्रेज़ों के प्रति असंतोष की भावना पनप गई। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं 1857 के विद्रोह में सामाजिक धार्मिक कारणों की दृष्टि से प्रमुख है। इसके साथ साथ सामाजिक दृष्टि से अंग्रेज़ों का भारतीय लोगों के प्रति व्यवहार जो था वो कैसा था? अपमानजनक था। ठीक है, अंग्रेज़ गोरे लोग थे, तो भारत के जो भारतीय मूल के जो लोग थे, अंग्रेज़ उनके साथ जो है व्यवहार अच्छा नहीं करते थे, अपमान करते थे उनको। ठीक है, उनको बराबरी के अधिकार नहीं देते थे। तो उनका व्यवहार जो था अंग्रेज़ों का भारतीयों के प्रति कैसा था? अपमानजनक व्यवहार था। ये भी कहीं ना कहीं सामाजिक धार्मिक कारणों की दृष्टि से प्रमुख कारण है। इसके अलावा एक बेहद प्रमुख यहाँ पे कानून देखने को मिलता है जिसको हम देखते हैं लेक्स लोकी कानून के नाम से।
अप्रैल 1850 में इसको लाया गया। ठीक है, लेक्स लोकी कानून। लेक्स लोकी कानून क्या था, ये अगर इसको हम हिंदी रूपांतरण इसका करें तो इसको हम कहते हैं धार्मिक अयोग्यता अधिनियम। ठीक है, लेक्स लोकी कानून या धार्मिक अयोग्यता अधिनियम अप्रैल 1850 में इसको लाया गया। इसके द्वारा हिंदू जो रीति रिवाज थे उनमें क्या करने की कोशिश की गई, परिवर्तन करने की कोशिश की गई। इसको आगे समझने से पहले थोड़ी सी एक चीज़ समझते हैं कि इस समय पर भारत में ईसाई जो मिशनरी थे, ठीक है, ईसाई धर्म प्रचारक थे, उनका बोलाबाला था। जो भारतीय शासन था उस समय पर, भारत पर जो ब्रिटिश शासन कर रहे थे, उन लोगों ने ब्रिटेन से ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार करने की अनुमति दे दी और उनसे कहा कि ज़ोर शोर से आप ईसाई धर्म का प्रचार करें और लोगों को ईसाई बनाने का प्रयास करें, यानी लोगों का ईसाईकरण करें। अब इससे इन्होंने क्या बेनिफिट दिए लोगों को कि जो लोग ईसाई धर्म अपना लेंगे या जो लोग ईसाई धर्म ग्रहण कर लेंगे उनको पिता की संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता था। ठीक है, यानी जो भी व्यक्ति इनके ईसाई धर्म को अपना लेगा उसको उसके पिता की संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता है। इसके साथ साथ डलहौजी के द्वारा गोद लेने की प्रथा का निषेध भी कहीं न कहीं इसी कानून के अंतर्गत था। ठीक है, लेक्स लोकी कानून धार्मिक अयोग्यता अधिनियम के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि जो व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाएगा उसे उसकी पिता की संपत्ति से, ठीक है, वंचित नहीं किया जा सकता है, उसका उस पर अधिकार बना रहेगा। ठीक है, तो ये लेक्स लोकी कानून था। इसको भारतीय लोगों के द्वारा जो है समर्थन नहीं मिला, भारतीय लोगों के द्वारा इसका विरोध किया गया। ये भी एक प्रमुख कारण माना जा सकता है 1857 की क्रांति के सामाजिक धार्मिक कारणों के विषय में। ठीक है, तो ये हो गए सामाजिक धार्मिक कारण। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि इस विद्रोह के सैन्य कारण कौन से थे। सैन्य कारणों की बात करें तो सबसे पहले तो यही ले लेते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो आंग्लीकरण की नीति थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस की आंग्लीकरण की नीति ने इस विद्रोह को भड़काने में काफ़ी मदद की। आंग्लीकरण का मतलब था कि भारतीय सैनिक, उनकी पदवृद्धि नहीं की जा सकती थी। ठीक है, उनको अंग्रेजी सैनिकों की अपेक्षा कम वेतन दिया जाता था, यानी अंग्रेजी सैनिकों और भारतीय सैनिकों के बीच में अंतर किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। आंग्लीकरण मतलब एक तरह से अंग्रेजों को बढ़ावा देना, चाहे वो किसी भी विभाग से हों या वे किसी भी रूप में कार्य कर रहे हों, भारतीय लोगों के ऊपर अंग्रेजी लोगों को या अंग्रेजी नागरिकों को बढ़ावा दिया जाना, यही थी कॉर्नवालिस की आंग्लीकरण की नीति। इसी नीति के तहत भारतीय सैनिकों को अंग्रेजी सैनिकों की अपेक्षा कम वेतन दिया जाता था। इसके साथ साथ उनके पद में किसी भी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं की जाती थी। और ये आप जानते हैं कि अंग्रेज अफसरों के द्वारा भारतीय सैनिकों के साथ हमेशा से दुर्व्यवहार किया जाता रहा था, यानी भारत के जो सैनिक होते थे, अंग्रेज अफसर उनसे कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, हमेशा दुर्व्यवहार करते थे। इसके साथ साथ एक डाकघर अधिनियम आया था 1854 में। ठीक है, 1854 में डाकघर अधिनियम आया, जिससे क्या प्रभाव पड़ा, इससे ये प्रभाव पड़ा कि जो सैनिक ब्रिटिश सेना में काम करते थे, ब्रिटिश सेना में नौकरी करते थे, उनको पहले इस अधिनियम के आने से पहले उनको निःशुल्क डाक सेवा की सुविधा प्राप्त थी। यानी जब भी उनको घर अपने कोई भी संदेश भेजना होता था तो वो अपना संदेश डाक के द्वारा भेज दिया करते थे। ठीक है, ये उनके लिए निःशुल्क था। लेकिन जब से डाकघर अधिनियम 1854 आया, उनकी सैनिकों की जो निःशुल्क डाक सेवा थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, सैनिकों की निःशुल्क डाक सुविधा समाप्त कर दी गई। फिर आया एक सेना भर्ती अधिनियम 1856 में। ठीक है, 1856 में सेना भर्ती अधिनियम आया। इस अधिनियम के तहत क्या प्रावधान किए गए कि जो भारतीय सैनिक थे उनको उनकी सहमति के बिना, यानी उनसे पूछे बिना कहीं भी कार्य करवाया जा सकता था, उनको कहीं भी भेजा जा सकता था, इसके लिए उनसे अनुमति नहीं ली जाती थी। ठीक है, तो सैनिकों की सहमति के बिना कहीं भी कार्य करने की उनके लिए क्या कर दी गई, बाध्यता कर दी गई। ये सेना भर्ती अधिनियम 1856 के तहत था। तो इस तरीके से सैनिकों के साथ भी बराबरी के जो है व्यवहार नहीं किया गया, इनके साथ भी द्वेष रखा गया, इनकी डाक सेवा बंद कर दी गई,
उनको बिना किसी परमिशन के, बिना किसी सहमति के कहीं भी कार्य करवाया जाता था। तो इस तरीके से सैनिकों में भी ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष की भावना पनपी, जो कहीं ना कहीं आगे चल करके 1857 के विद्रोह के रूप में हमें आगे चल करके दिखाई देती है। अब बात कर लेते हैं 1857 की क्रांति के उस तात्कालिक कारण के विषय में, जिसके बारे में यह कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इस पूरे विद्रोह का जो टर्निंग पॉइंट रहा था, जहां से यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था, उसमें जो सबसे प्रमुख कड़ी माना जा सकता है वो यही रीजन है। कहानी कुछ ऐसे है कि 1856 तक, 1856 तक ब्रिटिश सेना में एक राइफल यूज की जाती थी जिसका नाम था ब्राउन बेस। कौन सी राइफल? ब्राउन बेस। 1856 तक आते आते इस राइफल को रिप्लेस कर दिया गया एक दूसरी राइफल से जिसका नाम था न्यू इनफील्ड राइफल। यानी 1856 तक ब्रिटिश सेना में ब्राउन बेस नाम की राइफल प्रयुक्त की जाती थी, लेकिन 1856 से इस राइफल का प्रचलन बंद कर दिया गया और इसकी जगह पर एक नई राइफल प्रयोग में लाई गई जिसका नाम था न्यू इनफील्ड राइफल। इस न्यू इनफील्ड राइफल की एक खासियत थी कि इसमें जो राउंड डलते थे, इसके जो कारतूस प्रयुक्त किए जाते थे, उन्हें मुंह से खींचकर खोलना पड़ता था। ठीक है, न्यू इनफील्ड राइफल के कारतूसों को मुंह से खोला जाता था, यानी इसके जो कारतूस थे वो मुंह से खोले जाते थे। और 1857 में बंगाल की सेना में कहीं से यह अफवाह फैल गई कि ब्रिटिश सेना के द्वारा जो राइफल हमें यूज़ करने के लिए दी जा रही है, जो न्यू इनफील्ड राइफल हम प्रयुक्त कर रहे हैं, और इसके कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। ठीक है, बंगाल सेना में 1857 में एक अफवाह फैली। यह अफवाह क्या थी कि इस राइफल के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। ठीक है, फिर क्या था, अब जो सेना थी उसमें हिंदू लोग भी थे, कुछ मुस्लिम भी थे, तो कहीं ना कहीं इस अफवाह से उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची, उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई और उन्होंने इस राइफल को यूज करने से मना कर दिया। उन्होंने कह दिया कि हम इस राइफल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह की घटनाएं जो है 1857 में बंगाल की सेना में होती हैं। इसी सेना में से एक सैनिक था जिसका नाम था मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे द्वारा सबसे पहले इस विद्रोह की शुरुआत की गई। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे के द्वारा विद्रोह कर दिया गया और इसने क्या किया कि अंग्रेजी सेना के दो अफसर जिनका नाम था लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट ह्यूडसन, ये दो अंग्रेजी अधिकारी थे। इन दोनों अधिकारियों की इसने गोली मार करके हत्या कर दी। मंगल पांडे ने इन दोनों अधिकारियों को मार दिया। ठीक है, अब मंगल पांडे से संबंधित प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मंगल पांडे जो थे वो किस रेजिमेंट से ताल्लुक़ रखते थे, किस रेजिमेंट से संबंधित थे। तो ये 34वीं रेजिमेंट से संबंधित थे जो थी बैरकपुर की, मुर्शिदाबाद के निकट यह पड़ती थी। ठीक है, बैरकपुर की 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे मंगल पांडे, जिन्होंने लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट ह्यूडसन की गोली मार करके हत्या कर दी थी 29 मार्च 1857 को। ठीक है, 8 अप्रैल 1857 को इस कार्य के कारण, उनके इस विद्रोह के कारण, उनके द्वारा जो दो हत्याएं की गई थी उनके कारण और अन्य सैनिकों को भड़काने के कारण इनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सज़ा दे दी जाती है। अब जैसे ही मंगल पांडे को फांसी होती है तो यह विद्रोह एक बड़े पैमाने पर प्रारंभ हो जाता है। बाची कुची जो भी सेना थी, यानी मंगल पांडे को जब फांसी हुई तो उनके अलावा जो और सेना थी उन्होंने भी विद्रोह कर दिया, उन सैनिकों ने भी विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया। 8 अप्रैल के बाद में 10 मई 1857 को जो मेरठ की सेना थी, पूरी सेना के द्वारा विद्रोह कर दिया गया। उसके अगले ही दिन यानी 11 मई 1857 को यह विद्रोही सेना दिल्ली में एंटर हो जाती है। दिल्ली में ये लोग प्रवेश कर जाते हैं और उसके अगले दिन 12 मई 1857 को यह विद्रोही सेना दिल्ली पर अधिकार कर लेती है। ठीक है, इस तरह का घटनाक्रम कुछ देखने को मिलता है। जब 12 मई 1857 को विद्रोही सेना के द्वारा दिल्ली पर अधिकार कर लिया जाता है, उसके बाद में इनको यह महसूस हुआ कि हमें नेतृत्व के लिए एक नेता की आवश्यकता है। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया, सर्वसहमति से, आपसी सहमति से इन्होंने बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट और अपना नेता घोषित कर दिया। इसके विषय में हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि 1857 की क्रांति में भारत का सम्राट या 1857 की क्रांति के विद्रोह का नेता, जो प्रमुख नेता माना जाता है, वो किसे माना जाता है, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर को।
ठीक है। इस तरीके से 12 मई 1857 को जो है दिल्ली पर अधिकार हो जाता है विद्रोही सैनिकों का, और बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया जाता है। इस क्रांति के संबंध में एक प्रश्न और पूछा जाता है, वो मिर्जा गालिब से रिलेटेड है कि मिर्जा गालिब 1857 की क्रांति के समय, यानी जिस समय इन विद्रोही सैनिकों के द्वारा दिल्ली पर अधिकार किया गया था, उस समय मिर्जा गालिब दिल्ली में ही थे और उन्होंने इस विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था। तो कई बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह को किस कवि के द्वारा अपनी आंखों से देखा गया था। तो वो कौन थे? मिर्जा गालिब थे। और मिर्जा गालिब ने इस दिल्ली की घटना को अपनी आंखों से देखा था। विद्रोह के समय ये दिल्ली में ही थे और इस संबंध में उन्होंने लिखा भी है। उन्होंने लिखा है कि मेरे सामने एक विशाल सागर है, मेरे सामने एक विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे और क्या देखना बदा है। इस पूरे घटनाक्रम को देख करके उन्होंने ये कोटेशन दी थी, उन्होंने यह लिखा था, ठीक है। और इसी संबंध में यहाँ से प्रश्न भी आपको बनता है। तो ये हो गया 1857 के विद्रोह का प्रारंभ। अब इससे अगली वीडियो जब आएगी आपकी, तो उसमें हम बात करेंगे कि यह विद्रोह यहाँ से प्रारंभ होने के बाद में, यानी मेरठ से यह विद्रोह प्रारंभ हुआ और मेरठ में यह विद्रोह प्रारंभ होने के बाद में किस तरीके से भारत के अलग अलग क्षेत्रों में फैल गया और उन अलग अलग क्षेत्रों में किन किन नेताओं के द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया। फिर उसके बाद में यह जो नेतृत्व था, जिन लोगों के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया, उसके बाद में किस ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा या किन ब्रिटिश सेनापतियों के द्वारा इस विद्रोह को कुचला गया, विद्रोह को दबाया गया और यह क्रांति किस तरीके से असफल हुई, इन सभी बिंदुओं के विषय में अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ ये क्लास, आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास आपको पसंद आती है तो चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।